एक बार किसी भी ग्राहक की CKYC हो जाने के बाद बैंक, बीमा, पेंशन फंड और SIP के अलग अलग KYC नहीं करानी पड़ेगी। ये बातें केंद्रीय अपना ग्राहक जानो के CKYCR की कार्यशाला में सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एस्ट रिकस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया MD एवं CEO उमेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक निजी होटल में कही। उन्होंने बताया कि सरसाई की स्थापना सर फांसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय रजिस्ट्री के संचालन के उद्देश्य से 2011 में की गई थी। 2013 में केंद्रीय KYC मैं उमेश कुमार सेंट्रल रजिस्ट्रार MD एंड सरसाई जो कि सेंट्रल कांग्रेस पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज किस तरह से हमारी इस समय तीन रजिस्ट्री नहीं चला है। पहली रजिस्ट्री है वो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, इसमें इसको भी क्रिएट किया गया है इस एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मल्टीपल फाइनेंसिंग लॉ। इसमें क्या करते हैं, बैंक से अगर लोन देते डिसबर्समेंट से चार्ज क्रिएट ऑनलाइन, और दूसरे बैंक में वही जाता है पहले वेरीफाई करते हैं उसी प्रॉपर्टी में पहले से कोई लोन है कि नहीं। अगर है तो पकड़ में आ जाता है, नहीं है तो फिर वो लोन करते हैं। ठीक है, पहले इस तरह से होता है, डुप्लीकेट टाइटल डीड बनाते लोग कस्टमर जो होते हैं पहले कई बैंकों से एक ही प्रॉपर्टी है तो लोन खराब तो इस तरह का लोन हो जाए तो करीब करीब बंद हो जाए। तो सर ये सर्विसेज कब से शुरू हो गई है? 2011 से शुरू हुई है सर, टेसी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्विस किया अपना, और इसमें चार्ज अगर क्रिएटेड लोन डिफॉल्ट होने पर बैंकर को बैंक को पावर मिलती है वो इसको सेपरेसी एक्शन लेके सिक्योरिटी को इन्फोर्स करे, प्रॉपर्टी को बेच के नहीं कर। लेकिन अगर इसमें ऑनलाइन चार्ज क्रिएट नहीं किए तो ये पावर मिलती नहीं एक्ट से। दूसरी तरह से कौन सी सर्विसेज आप? दूसरा हमारा एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है जिसके लिए कि अभी अवेयरनेस प्रोग्राम में बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि करीब 150 एम्प्लॉइज इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के 5 रेगुलेटर्स हैं, रिजर्व बैंक, सेबी, एडआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर, PFRD, इसका गिफ्ट से सबके जो है रिपोर्टिंग एंटिटीज के एम्प्लॉई KYC के बारे में, रेगुलेटर की जो गाइडलाइंस है KYC के बारे में, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के का क्या काम है KYC से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए, वैसे ये मदद करता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, अवेयरनेस नहीं। सर एक्टिविटीज के लिए जो फंडिंग होती है या तो जो मार्केट में आज की तारीख में जो मार्केट क्या बढ़ रहा है, क्या इसमें भी कुछ चीजें स्टार्ट हो सकती है? मतलब ये तो जैसे BSE है या NSE है तो मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनमें भी सर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के फंड्स आ जाते हैं या इस तरह के फंड्स रह सकते हैं। देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया, लेकिन सिस्टम में रेगुलेटर्स FIU इंडिया है, ये लोग मॉनिटर करते हैं ना। अगर ऐसा कुछ है भी तो पकड़ में आ जाता है और फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड मिल जाती है, पकड़ लेते। तो सर्विसेज किस तरह का तीसरी सर्विस जो कि अभी नई हमने शुरू किया, माइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इसके तहत ये रजिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो ये बेसिकली इसमें जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में भी सूचना होती है, वो डिपॉजिट स्कीम बैंड हो जाती है। ओके, जैसे देश में आपने सुना होगा सहारा इंडिया स्कीम, उनके बारे में भी सूचना हो। इनके केसेस जो कोर्ट में सेटल होते हैं उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में भी सूचना हो। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई आदमी है कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है किसी स्कीम में, इस पर चेक करके कभी अगर सही है तो करेंगे, गलत है उसमें नहीं है, मान लीजिए बैंड है या हाई नहीं है, तो फिर वो थोड़ा उसकी जांच परख करेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। अभी ये रजिस्ट्री अभी शुरू हुई है, इसमें अभी डेटा अपलोड चल रहा है। एक बार जब ये मैच्योर हो जाएगी तब इसका सिटीजन को बहुत पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्लास ये बेसिकली जो सर गवर्नमेंट जो पॉलिसी स्कीम चल रही है उसको सही नहीं उसी को कंट्रोल करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कैम होता था, लगा बहुत सही जो छोटे छोटे
कंपनी आ जाती है, जो पॉलिसी स्कीम लगेगी साहब, साल में 2 गुना 3 गुना, उस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा रोक लगेगी। जी जी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी है। सर क्या और आपकी तरफ से जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक बीइंग जर्नलिस्ट, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन एक आदमी से नहीं दी। केवाईसी है या केवाईसी है, तो केवाईसी में लगातार जो अलग अलग जगह से फाइनेंशियल, जैसे बैंक भी अलग कहता है केवाईसी कराइए, उसके बाद तो इंश्योरेंस कंपनी में रहती है, तो क्या कोई एक कॉमन केवाईसी कर दी जाए, जिससे ये बता दिया जाए कि भाई ये हमारी केवाईसी हो गई और सबको वही नंबर पे दे दें। हाँ, तो ये आपने एकदम सही समझा। पूरे कंट्री के लिए ये सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री है। अच्छा। और इसमें करीब आज के दिन में करीब 8,600 रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो कि इसमें से 5,000 करीब आरबीआई रेगुलेटेड है, 3,300 करीब सेबी रेगुलेटेड है, बाकी इंश्योरेंस रेगुलेटेड है 54, पीएफआरडीए रेगुलेटेड है करीब 30 है, और कुल मिला के 8,600 कुछ। इसमें हर तरह के एंटिटीज आती हैं जो रेगुलेटेड है। ये जब कभी भी किसी ग्राहक का खाता खोलते हैं, मान लीजिए मेरा पहली बार जिंदगी में, तो वो क्या होगा, उनको इसमें अपलोड करना होगा रजिस्ट्री में। रजिस्ट्री क्या करती है, उस केवाईसी इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करके अपने यहाँ रखती है। अब अगर मैं किसी और दूसरे संस्था में जाऊँगा, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, जी जी तो उनसे ये उम्मीद है कि वो हमारा रिकॉर्ड जो CKYC जी उसी को डाउनलोड करेंगे, फेच करेंगे, और हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे अकाउंट खोलने के। अगर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन बदला नहीं है, अगर बदल गया, जैसे मान लीजिए मैं शिफ्ट कर गया लखनऊ से किसी और शहर में चला जी तो वो उस शहर का एड्रेस ले लेंगे, उसका प्रूफ ले लेंगे और उसको भी अपडेट कर सेंट्रल केवाईसी। जो सेंट्रल केवाईसी में केवाईसी रिकॉर्ड है वो अप टू डेट है। तो एक तो ये फायदा होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि दूसरी संस्था उसको डाउनलोड करके हमको ऑनबोर्ड कर सकती है, मेरा खाता खोल सकती है, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती है। जी और तीसरा फायदा ये है, मान लीजिए मेरा खाता इस तरह से 10 जगह है, और एक जगह मैंने एड्रेस चेंज किया, तो CKYC रजिस्ट्री सबको ये एड्रेस कन्वे कर देगी, तो हमको 10 जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा एड्रेस बदलवाने के। ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा फायदा। जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा जी। कि एक ही बार कराने में। क्या सर इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से हो सकता है, जैसे यूआईडी ने जैसे अपने आप को पहले तब फ्री किया और बाद में फिर उसने पेड कर दिया, ये अब वो हर चीज के चार्जेस देने लगता है। नहीं, इस तरह कोई चार्ज नहीं दिया जाता। इसमें CKYC में डेटा किसी भी ग्राहक का आने के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं दिया जाता, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्राहक के। जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, बल्कि आपको मैं एक चीज अच्छी से बताऊं, रेगुलेटेड एंटिटीज को पहली बार जब अपलोड करते हैं तो अब हम इंसेंटिव भी देते हैं 50 पैसा। जैसे मान लीजिए SBI ने खाता खोला है किसी का, और वो सूचना हमारे यहाँ अपलोड खुला है, तो हम उनको 25 पैसा देते हैं। इस तरह से मान लीजिए एड्रेस बदला, तो एड्रेस बदलने के लिए भी अगर उन्होंने CKYC में एड्रेस बदला तो हम उनको 50 पैसा देते। लेकिन अगर खाता खोलने के लिए हमारे यहाँ से कोई सूचना डाउनलोड किया KYC रिकॉर्ड किसी का, तो पहले से वहाँ, हाँ हाँ, तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं ₹2.25 फर्स्ट टाइम। एड्रेस अपडेट करने के लिए अगर डाउनलोड किया तो ₹1। तो खाली डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि देखिए आपको सारा सूचना फ्री में मिल रहा है, हाँ जी मतलब कहीं ग्राहक से नहीं लेना पड़ रहा है, उसकी वैलिडिटी वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही है, आपको चूंकि रजिस्ट्री से मिल जा रहा है, उसी समय चार्ज होता है। लोड या अपडेट करने के लिए सेंट्रल KYC रजिस्ट्री एंटिटीज को जी। इंसेंटिवाइज है, लेकिन ग्राहक से ₹1 भी चार्ज नहीं। नहीं, वही मैंने पूछा कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, उसका एक स्टाफ है, उसके मेंटेनेंस है, वो कैसे कहीं ना कहीं से तो मीट आउट होते हैं, तो वो इस तरह का मीट आउट ये आप इस वाले सरसई के लोग हैं, वो कहाँ से उनकी सब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि तो सरकार मैं आपको बताऊं कि ये जो हम चार्ज करते हैं ₹25 पैसा, हमारा खर्चा निकल जाता है CKYC याद करते हैं, क्योंकि 107 करोड़ है कार्ड हमारे पास अभी तक, 160 करोड़ डाउनलोड भी होने, 165 करोड़ डाउनलोड हो, तो वहां से कुछ पैसा आ जाता है। उसने जो खर्चा किया उसमें वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। तो नंबर 2 मेरी जो SI रजिस्ट्री है जी, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन चार्ज क्रिएट करता है तो हम ₹100 चार्ज है, वो ₹100 करीब हमारे पास इसमें 9 करोड़ चार्ज है, 900 करोड़ का वो रेवेन्यू होगा मेरा, तो उससे हमारा खर्चा सब चल जाता है, बच जाता है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप सरकार ये चाहती है कि जितनी भी PhDs हैं, PhDs हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ये वो इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर हो है, जाए। आत्मनिर्भर है, सेल्फ सस्टेनेबल है, बहुत मिनिमल चार्ज, ₹100 कुछ नहीं होता है चार्ज क्रिएट करने का, वो भी घर बैठे ऑनलाइन, कहीं फिजिकली जाके नहीं करना पड़ता, ना कोई स्टाम्प खरीदना, ₹100 सिंपली पे करना।
यूपीआई से। पब्लिक भी सर्च कर सकती है उसमें। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आपको पता करना है कि इस पे कोई लोन तो नहीं है, 10 रुपया पे करके आप सर्च कर सकते हैं कभी भी। अच्छा। 4/7। तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पब्लिक डोमेन में अगर वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं तो वो उसको 10 रुपया देकर और वो अपने आप उस प्रॉपर्टी की पूरी एक तरह से देखा जी, जाए जी। ऑथेंटिसिटी भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, किसके ये वाकई ownership बात भी आता है उसमें से। ये भी हाँ हाँ, और मैं बताऊं आपको, डेली करीब 75 से 80 हजार लोग सर्च भी कर रहे हैं। ये वाकई इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड है। थैंक यू सर, Thank you. बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपके। Students' accounts, they are not traceable at present time. They are huge in numbers. What we can do? यहाँ पर खासकर इसको किस तरह से आप देखते हैं और लगातार क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग है या जो तो खाते ऐसे हैं जिनमें अवैध रूप से ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आपने भी काफी वक्त पहले बताया था कि जो मूल अकाउंट्स होते हैं जिनमें लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का या इवन जितने भी डिजिटल अरेस्टिंग टाइप का उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये प्रोग्राम जो बैंकर्स या रेगुलेटेड एंटिटी है, वित्तीय संस्थान है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, सेबी हो, इडा हो, इससे संबंधित जो भी वित्तीय संस्थान है या फिर बैंकर्स हैं, उनको और जागरूक करने और इसके बारे में जागरूक करते हैं और उनको जो भी कोई कमियां रह गई हैं उनकी जानकारी में, उसके लिए ये वर्कशॉप की जा रही है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसएलबीसी कन्वीनर होने के नाते सरसरी के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें जो मेजर इशू ये है कि एक बार अगर किसी भी व्यक्ति का सरसाई हो चुका, सॉरी KYC हो गया, तो उसके सारे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसकी एक आइडेंटिटी के लिए CKYC के आधार पे एक CKYC ID 14 डिजिट की दी जाती है। उस डिजिट को ये सारे रेगुलेटेड एंटिटी अपने डाटा सेंटर अपने मीन्स बैंक से या शाखा से या अपने वित्तीय संस्थान के तमाम शाखाओं से इसको फेच करते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्री से, जो जहाँ पे ये रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम सरसाई कहते हैं। और वहां से वो जब ये फेच होता है तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। इससे एक बेनिफिट जो होता है कि इसमें फ्रॉडुलेंट एक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक बार आपके जब सरसाई में जो भी चीज होती है उसको पूरा चेक करके तब उसमें आपको आइडेंटिटी जाती है। समय समय में इसमें अपडेशन की भी अगर आवश्यकता होती है, कोई नाम अगर थोड़ा बहुत बदला है या आपका एड्रेस बदला है, तो उसके लिए भी आप इसको बैंकों में या अन्य संस्थाओं में जहाँ भी आप अपना कोई भी खाता खोलते हैं या करते हैं वहां से अपडेशन करा सकते हैं। इसमें वो भी सुविधा उपलब्ध है। अल्टीमेटली ये एक बार आपको नंबर मिल जाता है तो आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट लेके इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल नंबर बताने से संबंधित जो भी वित्तीय संस्थान है वो उसको सेंट्रल रजिस्ट्री से फेच करके और आपके खाते या वित्तीय लेनदेन को अकॉर्डिंगली वो कर देता है। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने भी लगातार लोगों को मतलब एडुकेट की है, खासकर जो साइबर क्राइम को लेकर, तो इन सब चीजों से साइबर क्राइम पे कितना कंट्रोल हो जाएगा और कितना लोग उससे बेनिफिट्स? देखिए साइबर क्राइम में जो पैसे होते हैं, जो भी आपके चाहे टेररिस्ट फंडिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये पैसे कहीं ना कहीं लेयरिंग करके छोटे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और इस तरह से ग्रेजुअली करते हुए एक सिंगल अकाउंट और फिर देश में इससे बाहर निकल जाता है। जब आपके खाते का KYC अगर प्रॉपर हुआ होगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत प्रॉपर हो चुका होगा, तो आदमी जानता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसके खाते में ये पैसा जा रहा है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई अगर कोई आवश्यकता हुई तो की जा सकती है। ज्यादातर खातों में जहाँ पर CKYC अगर प्रॉपर नहीं होती है तो वो फेक अकाउंट होते हैं। वहां पर जैसे आप मान लीजिए कि आधार कार्ड पे नाम और पता तो सब सही होगा, फोटो बदल दी गई, तो अब ये चेक CKYC में हो जाता है। अगर आप ये चीजें प्रॉपर लिए हैं और उसके फोटो को मिलान कर लेते हैं CKYC से, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर CKYC का नंबर आपको मिला हुआ है तो वो एक ऑथेंटिकेटेड नंबर है और उसके भी समय समय में वेरिफिकेशन बैंकों या रेगुलेटेड एंटिटी या वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाते हैं आपके ओरिजिनल पेपर से जब भी जरूरत हो। तो इसलिए इसमें काफी हद तक कंट्रोल करने में मिलेगा, क्योंकि खाते अगर सही व्यक्ति के खुलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होने के चांसेस कम होंगे।